Very good morning, my dear students, and welcome you back to my channel Productive Study Social Science with Sheetal ma'am. We are together targeting the CBSE board examination and the subject is social studies. तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, दैट इज रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. इस चैप्टर को आपकी कन्वीनियंस के लिए आई हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. जो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा दैट विल डील विद रिसोर्सेज की डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन, प्लानिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट एंड कंजर्वेशन. एंड देन जो आपका नेक्स्ट पार्ट है वो लैंड एज अ रिसोर्स, एंड थर्ड पार्ट विल डील विद सॉइल एज अ रिसोर्स. सो यू कैन easily find these videos on my channel, right? सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर की बात करें रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, आप देखिए दो टर्मिनोलॉजी से बन रहा है ये आपका चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. तो इसमें आप रिसोर्सेज क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन, हाउ डू यू डिफाइन इट, और हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है रिसोर्सेज, हम उन्हें क्लासिफाई करेंगे. एंड देन वी विल गेट टू नो द डीपर पिक्चर ऑफ द present status of the resources, that is how at what stage of depletion these resources are और कितना जरूरी है हमारा इनको कंजर्व करना. अगर आप डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे तो डेवलपमेंट जो है यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स से लिया हुआ है इस चैप्टर में. वन इज जब हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हैं हमारी अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और दूसरा है जब हमें जरूरत है कि हम रिसोर्सेज को भी डेवलप करें ताकि रिसोर्सेज जो है एक लॉन्ग टर्म बेसिस पे हमें, हमारी आने वाली जनरेशन दोनों के लिए ही अवेलेबल रहे. तो रिसोर्स कंजर्वेशन की रेफरेंस में एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्स फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट एज अ होल, हम इस चैप्टर में रिसोर्सेज और डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, राइट. तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज हमें दोनों चीजों को इसमें क्लैरिफाई करना है, डिफाइन करना है. सबसे पहले हम रिसोर्सेज को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, और जब आप कॉमन लैंग्वेज या फिर एक लेमैन्स लैंग्वेज में आप रिसोर्सेज को डिफाइन करोगे तो एनीथिंग दैट हैज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई योर वांट, हमारी जरूरतों को सेटिस्फाई करने की कैपेसिटी जो चीजें रखती हैं उनको हम रिसोर्सेज कहते हैं. लेकिन ये डेफिनेशन वैसे करेक्ट है बट इनकम्प्लीट रहेगी अगर आप इसको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे. तो आपको ये क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है. आपने इस डेफिनेशन में जो इंक्लूड करना है इट इज गिवन इन योर बुक एज इट इज, सो यू डोंट नीड टू वरी. आप वहीं से लोगे इसको. टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, इन तीनों चीजों को हमने यहाँ पर समझना है. डेफिनेशन आपकी तब क्लियर हो जाएगी. बिगिनिंग से आप देखेंगे एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड. ओके, यहाँ तक तो क्लियर है कि जो चीजें कैपेसिटी रखते हैं हमारी वांट को सेटिस्फाई करने की उन्हें रिसोर्सेज कहते हैं. लेकिन प्रोवाइडेड मीन्स लेकिन उसमें वो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल का क्या मतलब होता है? टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल का मतलब है कि आपके पास उनको यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. अब आप देखो रिसोर्सेज तो हमारे पास नेचर में तभी से है ना, जब से अर्थ का एवोल्यूशन हुआ, राइट. लेकिन हम उन्हें कब यूज कर पाए हैं? जब हमें उन्हें यूज करने का एग्जैक्ट तरीका समझ में आया, जब उन्हें यूज करने का हमारे पास टेक्नोलॉजी प्रेजेंट हुई, राइट. अदरवाइज अर्ली मैन जो थे उन्हें क्या जरूरत थी कि वो उस तरह की लाइफ के फेज को जीते, जबकि रिसोर्सेज तो उस वक्त भी थे लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी. तो चीजें जब हमारे पास जिन चीजों को इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी होगी तभी वो हमारे लिए रिसोर्स बन पाएंगे, राइट. सेकेंड है आपका इकोनॉमिकली फीजिबल. अब इकोनॉमिकली फीजिबल का मतलब होता है कि जब आप किसी रिसोर्स को यूज कर रहे हो तो उसको यूज करते हुए आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम होनी चाहिए, जबकि उससे आने वाली प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज्यादा होनी चाहिए. आप सिंपल सी बात को समझिए, बिजनेस हम क्यों करते हैं? बिजनेस हम इसलिए तो नहीं करते ना कि हम उसमें इन्वेस्ट करते जाए और हमें प्रॉफिट ना आए.
क्लियर? तो इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब है कि वो रिसोर्सेज आपके लिए एक्चुअली रिसोर्स बनेंगे जिनको इस्तेमाल करना आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। तो रिसोर्सेज की प्रेजेंस काफी नहीं है, रिसोर्सेज का एक अच्छी क्वांटिटी में प्रेजेंट होना जरूरी होता है, क्योंकि तभी वो आपको फायदा दे पाएगी। थर्ड पार्ट है आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल। कल्चरली एक्सेप्टेबल का मतलब है आप इसमें कुछ ऐसी चीजों का हम एग्जांपल ले सकते हैं जो हमारे इंडिया में फॉरबिडन है, राइट? जैसे कि आप देखो काउस मीट, काउस मीट मे बी अ रिसोर्स फॉर अदर कंट्रीज, और आप देखोगे काऊ का मीट जो है वो बहुत लार्ज स्केल पे डिमांड में भी है और सप्लाई में भी रहता है, क्लियर? लेकिन हमारी कंट्री में इट इज कंप्लीटली फॉरबिडन। तो काऊ का मीट इस तरीके से हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा कल्चर परमिट नहीं करता। काऊ को हम रिसोर्स ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइव स्टॉक, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए वो हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्लियर? तो जो चीजें आपको कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका कल्चर अलाउ नहीं कर रहा, वो आ जाएगा आपका कल्चरली एक्सेप्टेबल में, कि आप अगर कल्चर अलाउ करता है तो उसे आप रिसोर्स वो आपके लिए तभी रहेगा, अगर आपका कल्चर अलाउ नहीं करता तो आप उसको यूज ही नहीं करेंगे तो वो आपके लिए रिसोर्स नहीं रहेगा। तो रिसोर्स की कंप्लीट डेफिनेशन आप ये लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, एनीथिंग दैट हैज कैपेसिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स प्रोवाइडेड इट इज इकोनॉमिकली feasible, it is technologically accessible and it is culturally acceptable. I hope आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गई है। सेकेंड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में हम देखेंगे कि हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे डेवलपमेंट को। यही डेफिनेशन आपने इकोनॉमिक्स चैप्टर में भी दी हुई है, राइट? डेवलपमेंट क्या होता है? It is as simple, a specified state of advancement or growth. When you want to move ahead from your stagnancy, आप एक यूनिफॉर्म पोजीशन से, स्टेटस से जब आगे मूव करना चाहते हो, और आप आगे मूव करना है लेकिन पॉजिटिव सेंस में, इज इट क्लियर? तो हम उसको डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट के दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वन इज क्वांटिटेटिव एंड द अदर वन इज क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जब आप चीजों को क्वांटिफाई कर सकते हो, आप उसको नंबर में एक्सप्रेस कर पा रहे हो, दैट इज क्वांटिटेटिव। एंड क्वालिटेटिव व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ सर्टेन थिंग्स। लाइक हम पॉपुलेशन का एक बहुत सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। पॉपुलेशन आज से 10 साल पहले एक पर्टिकुलर एरिया में सिर्फ 5,000 लोग रहते थे, लेकिन आज 10 साल के बाद वहां पर 10,000 लोग हो गए हैं, डबल द पॉपुलेशन हो गई है। तो हम इसे क्वांटिफाई कर पा रहे हैं ना, बिटवीन 5,000 एंड देन द प्रेजेंट इट हैज मूव टू 10,000, राइट? ये है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की ये जो 5,000 लोग बढ़े हैं और ये टोटल जो अब 10,000 हो गया है, तो क्या वो लोग पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, कुछ कामकाज करते हैं, अनएम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड है, उनके पास हेल्थ फैसिलिटीज है या नहीं है, उनके पास एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज है या नहीं है? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ दैट पॉपुलेशन, तो हम उसके क्वालिटेटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। और डेवलपमेंट जो है दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। अब आप देखिए, इंडिया इज द फर्स्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आप सोच के देखिए, अगर इंडिया की पॉपुलेशन ना कुछ करे, ना कुछ कमाए, कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है, सिर्फ बैठ के खा रही है, तो क्या है? कंट्री के रिसोर्सेज पे टोटल बर्डन है। इसलिए क्वांटिटी जितनी इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहती है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, दोनों की डेफिनेशंस यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैक्टर्स डिटर्मिनिंग द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अभी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं ना, हमें रिसोर्सेज को हमने डिफाइन कर लिया, राइट? अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटर्मिन करेगा आप किस तरीके से रिसोर्सेज को यूज करेंगे, क्योंकि सिंपली रिसोर्सेज की प्रेजेंस इंपॉर्टेंट
है, रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंट प्रेजेंट होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि होगा तभी तो आप उसे यूज करोगे ना। लेकिन मेयर प्रेजेंस ऑफ रिसोर्सेज विल नॉट गारंटी डेवलपमेंट, आपको उन्हें यूज भी करना है। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी यूटिलाइजेशन को डिटरमिन करेंगे? वो आपके 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है यहाँ पे, फिजिकल एनवायरनमेंट, देन यू हैव द टेक्नोलॉजी एंड देन यू हैव द इंस्टीट्यूशन। और इन तीनों चीजों का जो पिविटल पॉइंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपका ह्यूमन बींग्स। आप देखो ह्यूमन बींग्स को बीच में जगह दी हुई है, बिकॉज इट इज एट द कोर, द पिविटल पॉइंट। पिविटल पॉइंट क्या होता है? जिसके चारों तरफ हम घूमते हैं, राइट, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये नेचर में इन रिसोर्सेस का होना कोई मायने नहीं रखता, टेक्नोलॉजी का होना कोई मायने नहीं रखता, इंस्टीट्यूशंस का होना कोई मायने नहीं रखता, अगर ह्यूमन बींग्स नहीं है उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेटली आप देखोगे कि ह्यूमन बींग्स ही हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, ह्यूमन बींग्स ही हैं जो रिसोर्सेस को एक्चुअली रिसोर्सेस बनाते हैं। आपके जो एआई सिस्टम्स है उनको कोई तो होगा ना जो प्रॉम्प्ट कर रहा है वो काम करने के लिए। तो हर चीज जो है आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस पे ही डिपेंड करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो आपका ह्यूमन रिसोर्स है। देन सेकेंड थिंग इज आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, लेकिन अगर आपकी कंट्री में उन रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी है, वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो भी एक ड्रॉबैक आएगा आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। क्लियर है कि ह्यूमन रिसोर्स के होने के बाद आपकी कंट्री में उन रिसोर्सेज की मौजूदगी, उन रिसोर्सेज का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। तो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट जो है वो इंश्योर करेगा कि आपके पास वो रिसोर्सेज हों। उसके बाद आती है आपकी टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी की रेफरेंस हमने पहले भी पढ़ी है, टेक्नोलॉजी की रेफरेंस हमने पहले भी समझी है कि अब देखिए अर्ली मैन से लेकर हम प्रेजेंट सिविलाइज्ड स्टेट पे जो आए हैं, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द चेंज और एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी। क्योंकि आपका जो कोल था वो तब भी कोल था और आज भी कोल है, वो अर्ली मैन के टाइम पर भी कोल था, वो आज भी कोल है, लेकिन अर्ली मैन को उसको यूज करने की नॉलेज नहीं थी, उसको माइंस से निकालने की टेक्निक नहीं थी, इसलिए वो कभी उनको यूज ही नहीं कर पाए। आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आज भी उसी अगर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, आज भी उन्हीं रिसोर्सेज से प्रोड्यूस कर रहे हैं जो सदियों से इस धरती पे चले आ रहे हैं। लेकिन तब हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी का होना डिटरमिन करेगा कि आप रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो या नहीं। आपको इसमें एक और एग्जांपल दिया जा सकता है कि वी हैव अबंडेंस ऑफ वाटर ऑन दिस अर्थ सरफेस, लेकिन क्या वो सारा पानी यूज करने लायक है? और हम स्कार्सिटी की बात कर रहे हैं, आपका एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज का चैप्टर आएगा ना नेक्स्ट, उसमें हम वाटर स्कार्सिटी की बात कर रहे हैं, एक्यूट स्कार्सिटी ऑफ वाटर। लेकिन जब हमारे पास अबंडेंस ऑफ वाटर है इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, तो फिर स्कार्सिटी क्यों? क्योंकि हमारे पास उस ब्रैकिश वाटर, उस सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं है। जिस दिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी भी होगी तो हमारी वाटर की स्कार्सिटी भी खत्म हो जाएगी। तो टेक्नोलॉजी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन में। और आपका थर्ड है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है? प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड सेटअप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ डिपार्टमेंट्स। आपने इंस्टीट्यूशन चैप्टर 9th में सिविक्स में किया है ना, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। तो इंस्टीट्यूशंस का क्या मतलब है कि प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करने के लिए आपके पास कोई ऐसा सोर्स होना चाहिए जो उस काम के लिए जिम्मेदार हो। आपको पॉपुलेशन का डेटा आता है, सेंसस कंडक्ट होता है, आपके पास कितने रिसोर्स हैं कितने नहीं है, वो डेटा वाइज आपको कोई प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो कौन है? उसके लिए प्रॉपर डिपार्टमेंट्स का होना जरूरी है। कोई आपके साथ सड़क पे लड़ता है तो आप उसके लिए डॉक्टर के पास तो नहीं जाओगे ना,
आपको पता है कि ये काम पुलिस का है, ये डिपार्टमेंट पुलिस का है, पुलिस लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन को संभालती है। तो उसी तरीके से इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर डिपार्टमेंट्स, प्रॉपर सेटअप इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है, जो हमें प्रॉपर सर्वे करके डेटाज प्रोवाइड करते हैं कि हमारी कंट्री में कितने रिसोर्सेज हैं और कितने हो सकते हैं। Is it clear? So this is again a 3 marks question. What are the different factors that determine the utilization of your resources? तो first इसमें human being जो आपका pivotal point है, उसके बाद availability of resources होना चाहिए, next आपकी technology है, फिर आपका institution है। इन तीनों की interaction जब आपस में होती है human beings के साथ, मतलब human beings interact करते हैं इन तीनों के साथ, तब आपके रिसोर्सेज यूटिलाइज होते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा रिसोर्सेज क्या होते हैं, डेवलपमेंट क्या होती है, और कौन से फैक्टर्स है जो आपके रिसोर्स यूटिलाइजेशन को डिटरमिन करेंगे। दोनों ही आपके जो पहले वाले क्वेश्चंस हैं वो 1 मार्क में या 2 मार्क्स में आ सकते हैं, और जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था फैक्टर्स वाला, वो 3 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो पहले आप इसमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे जाने से पहले आप ये समझिए दैट व्हाई क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट, राइट। अभी आप देखो, यू आर गोइंग टू स्कूल एवरी डे। आप ऐसा तो नहीं होता ना कि जाके आप ग्राउंड में बैठ गए हो सारे के सारे एंड टीचर्स आर कमिंग देयर एंड टीचिंग यू। अगर ऐसा होता तो आपको लगता है कि +1 की क्लास भी वही हो रही है, +2 की भी वही है, 10th की भी वही है, 8th की भी वही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चे भी वहीं बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और क्या आपको लगेगा कि उसमें कुछ प्रोडक्टिव आपने पढ़ पाया उस दिन? तो क्लासिफिकेशन, अभी आप देखो, आप अपनी क्लासेस के अकॉर्डिंगली जाते हो। व्हाई? बिकॉज यू हैव बीन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू योर क्लासेस। तो आप हर दिन अपनी क्लास में जाते हो, आपके सब्जेक्ट टीचर्स वहां आते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, और तरीके से, जो प्लान तरीके से जो है आपका पढ़ाई को आगे लेकर जाया जाता है। क्लियर? तो क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरी है ताकि हम हर चीज को एक प्लान तरीके से कर सके और उसके बेस्ट रिजल्ट्स को जो है हम लेकर आ सके, राइट। सेकेंड थिंग जो आपको क्लासिफिकेशन की रेफरेंस में समझना है वो है बेसिस। स्टूडेंट्स और स्कूल का ही एग्जाम्पल लेते हुए बेसिस को हम कैसे समझेंगे कि आप क्लासेस में तो जाते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं करते ना कि कभी आपका मन कर रहा है आप 10th क्लास में बैठ गए, कभी आपका मन कर रहा है आप फर्स्ट में बैठ गए, कभी आपका मन कर रहा है आप सेकंड में बैठ गए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्लासेस का एक जैसा ही होता है, स्कूल का एक जैसा ही होता है, थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, राइट। तो क्यों नहीं जाते? क्यों? क्योंकि आपको एक बेस पे आपकी पर्टिकुलर क्लास दी गई है, आपका बेस है आपका एज का क्राइटेरिया। तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं, सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, उसके बाद क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं वो हम कुछ बेसिस पे करते हैं। बेसिस मींस कुछ क्राइटेरिया। अब जैसे आपने सपोज करो कि क्रिकेट के लिए बच्चों को सिलेक्ट करना है, तो आप क्लास में जाके ये तो अनाउंस नहीं करेंगे ना कि द स्टूडेंट्स हु आर गुड इन ड्राइंग प्लीज गिव योर नेम्स फॉर क्रिकेट, राइट। क्रिकेट के लिए चूज करना है तो आप स्पोर्ट्स के बेसिस पे चूज करोगे, क्रिकेट के स्किल्स के बेसिस पे चूज करोगे। इज इट क्लियर? सो हमें क्लासिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ बेसिस का होना जरूरी है। आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है कि गिव ओनली द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। 2 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ पर आपने सिर्फ बेसिस देने हैं, और अगर ये क्वेश्चन आपको पूरा आएगा 5 मार्क्स में तो वहां पर आपसे कंप्लीट क्लासिफिकेशन पूछी जाती है। आप फ्लो चार्ट की मदद से उस क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम इसके बेसिस को समझते हैं। बेसिस मींस क्राइटेरिया, किन बेसिस पे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला बेस है आपका ओरिजिन, सेकंड बेस है आपका एग्जॉस्टिबिलिटी, थर्ड बेस है आपका ओनरशिप, एंड फोर्थ बेस है आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब आप इसको इस तरीके से समझिए। ओरिजिन मींस के रिसोर्सेस किस तरीके से पैदा हुए हैं, उनकी ओरिजिनेशन कैसे हुई है। तो आइदर बायोटिक और एबायोटिक, दैट मींस आइदर लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। बट नॉन लिविंग थिंग्स में हम यहाँ पर इस वक्त टेबल, चेयर
और बैट बॉल को इंक्लूड नहीं कर रहे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। सो बायोटेक ओरिजिन के बेसिस पे बायोटेक एंड एबायोटेक। एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स जो चीजें खत्म हो सकती हैं, जो चीजें खत्म हो जाती है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे आपके रिसोर्सेज रहेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो रिसोर्सेज अपने आप को खुद रिन्यू करते हैं, जैसे आपकी विंड है, आपकी सॉइल है, आपकी सोलर एनर्जी है, आपकी रिवर्स है, आपका वाटर है जो आपके एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, राइट। तो उनको जो अपने आप को खुद रिप्लेनिश कर रहे हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एज सच नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कोई होता नहीं है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हम इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिन्यू देमसेल्फ, और हो सकता है कि एक बार खत्म होने के बाद अगर ये मिलियन ऑफ ईयर्स लेते हो तो दोबारा हमें देखने को मिले ही ना, इसलिए हम इन्हें नॉन रिन्यूएबल की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे कि आपके फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, आपका पेट्रोलियम है, ये रिन्यू तो होंगे, ऐसा नहीं है कि एक बार खत्म हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे, बनेंगे, लेकिन अब देखो ज्योग्राफिकल प्रोसेस जो है ना वो अपने पेस पे चलेगा, वो ह्यूमन कंजम्पशन के रेट पे नहीं चलेगा, तो ये धीरे धीरे बनेंगे और हो सकता है इनको दोबारा देखने के लिए हम बचे ही ना, तो इसलिए ये हमारे लिए नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में ही आते हैं। क्लियर। आपकी जो फोर्थ कैटेगरी रहेगी वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि किस स्टेज पे हैं, पूरे तरीके से डेवलप हो चुके हैं या अभी डेवलप होने रहते हैं। क्लियर। हम इनको प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझेंगे आपके रिसोर्स क्लासिफिकेशन को। अब देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद एग्जांपल, ओरिजिन, बायोटिक, नॉन बायोटिक, ये आपका बायोटिक आ गया, ये आपके नॉन बायोटिक आ गए, ये भी आपके बायोटिक रिसोर्सेज है। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं हमने। एंड देन उसके बाद आपके जो ओनरशिप के बेसिस पे हैं वो है आपके इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। तो कितने बेसिस हुए हमने किया है, सबसे पहले हमने किया ओरिजिन के बेसिस पे, उसके बाद हमने किया है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, उसके बाद हमने किया है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे, उसके बाद हमने किया है आपका ओनरशिप के बेसिस पे। ये 4 बेसिस हैं जिनके बेसिस पे आप अपने रिसोर्सेज को डिफाइन, क्लासिफाई कर सकते हो। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो इससे पिछला वाला हमने पढ़ा था, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट जो थर्ड बेस है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं या अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इसको जब आपने समझना है या लिखना है तो सिंपल सी फॉर्म में आप इसको समझेंगे कि आपके जो रिसोर्सेज फुल्ली डेवलप्ड है, आपके पास उनका प्रॉपर डेटा है, और डेटा कैसे आया, क्योंकि हम उन्हें सर्वे कर चुके हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस हमने पहले समझा था ना फैक्टर्स ऑफ डिटर्मिनिंग में, तो उन इंस्टीट्यूशन ने हमें उनकी क्वांटिटीज पक्के तौर पे बताई है कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं, उन्हें हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। क्लियर। जो रिसोर्सेज हमें श्योर है कि इतने रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो है हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज अभी सिर्फ हमारी सोच है कि इतने रिसोर्सेज हमारे पास और हो सकते हैं, जैसे सेडिमेंट्री रॉक्स, हिमालयाज आपकी सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन है, तो सेडिमेंट्री रॉक्स में पेट्रोलियम भी मिलता है, तो हो सकता है कि हिमालयन रीजन में हमें कुछ पेट्रोलियम और मिल जाए। इज इट क्लियर। तो वो आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज, सिंपल सी भाषा में इसको समझो, जो है वो डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो हो सकते हैं वो आपके पोटेंशियल रिसोर्सेज। इज इट क्लियर। इसकी मेजर क्लासिफिकेशन यही है, पोटेंशियल और डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल मींस जिनको हमने सर्वे नहीं किया लेकिन हमारा एक अंदाजा है कि वो हो सकता है, दैट इज पोटेंशियल रिसोर्स। और जिनके बारे में हमारे पास प्रॉपर डेटा है क्योंकि वो सर्वे कर चुके हैं उनके ऊपर, उन्हें हम कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। इनके अलावा हमारे 2 और रिसोर्सेज रहते हैं, स्टॉक रिसोर्स
एंड रिजर्व। स्टॉक किसे कहते हैं? विच इज अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट बट वी डू नॉट हैव एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज देम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सॉल्ट वाटर, ओशन इज फुल ऑफ, ओशंस आर फुल ऑफ वाटर, लेकिन वो ब्रैकिश वाटर है, सॉल्ट वाटर है। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, इसलिए वो अभी हमारे लिए रिजर्व के, सॉरी, स्टॉक के फॉर्म में रहेगा। और रिजर्व वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमने प्रेजेंटली हम यूज नहीं कर रहे, हमारे पास हैं लेकिन हम उन्हें प्रेजेंटली यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने उन रिसोर्सेज को का यूटिलाइजेशन जो है वो पोस्टपोन कर रखा है किसी भी कारण से। हो सकता है हमने उसे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए बचा के रखा हुआ है, या फिर हम उसके ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी भी कारण से जब हम उसको प्रेजेंटली यूज नहीं कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं रिजर्व। तो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे आपके पोटेंशियल जो हो सकता है, डेवलप्ड जो हैं, रिजर्व जो हम अभी यूज नहीं करना चाहते, और स्टॉक जिसको यूज करने के लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। नेक्स्ट बेस है जो आपका, जो लास्ट बेस है वो है ओनरशिप के बेसिस पे। ओनरशिप मींस आपका मालिकाना हक, राइट। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, बहुत क्लियर सी बात है, जो मेरी प्रॉपर्टी वो मेरे रिसोर्सेज, जो आपकी प्रॉपर्टी वो आपके रिसोर्सेज, आपके कार, आपका घर, आपकी कोई जो लैंड है आपके नाम पर, और आपके जितने भी एसेट्स है, बिजनेस है आपका या बैंक में जो भी डिपॉजिट्स है, वो सारे आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज है, वो सिर्फ आप यूज करोगे। क्लियर। उसके बाद आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज मींस वो रिसोर्सेज जिनको हम कंबाइंड फॉर्म में अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ यूज करते हैं, कम्युनिटी एज अ होल जैसे उनको यूज करती है। अब जैसे गांव में एक कुआं खोदा हुआ है, तो वो किसी एक इंसान के लिए तो नहीं खुदा ना, पानी है, सबको चाहिए, तो सब लोग वहां से पानी लेते हैं। पार्क बनाए जाते हैं शहरों में, गवर्नमेंट पार्क बनाती है, तो वो भी किसी एक इंसान, किसी एक फैमिली के लिए नहीं है, पार्क है, इट इज फॉर कम्युनिटी यूज। तो उन रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी कहते हैं, कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं, जो कम्युनिटी एज अ होल कंबाइंड तौर पे इस्तेमाल करती है। उसके बाद आपके आते हैं नेशनल रिसोर्सेज। अब आप देखिए, नेशनल रिसोर्सेज, कम्युनिटी और इंडिविजुअल, आपकी प्रॉपर्टी चाहे कम्युनिटी की प्रॉपर्टी, वो है तो किसी कंट्री के अंदर ना, तो जो कम्युनिटी और इंडिविजुअल रिसोर्सेज है वो ही आपके नेशनल रिसोर्सेज भी होते हैं। और नेशनल रिसोर्सेज में अदरवाइज आपकी फॉरेस्ट है, आपका फ्लोरा फौना, जितने भी टाइप ऑफ एनिमल्स आपकी कंट्री में पाए जाते हैं, जो वैरायटी ऑफ वेजिटेशन आपकी कंट्री में पाई जाती है, आपके रिवर्स हैं, आपके मिनरल वेल्थ है, ये सारे आपके नेशनल रिसोर्सेज हैं, जो आपकी कंट्री के बॉर्डर के अंदर आपके रिसोर्सेज हैं, उन्हें हम कहते हैं नेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज को समझो अब थोड़ा ध्यान से। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपका जैसे सपोजिंग कि आपका इंडिया का जो टेपरिंग एंड है, राइट, यहाँ पे आपका नीचे इंडियन ओशन आता है ना, तो क्या हमें ये परसीव कर लेना चाहिए कि इंडियन ओशन इंडिया के पास है तो सारा का सारा इंडिया को बिलोंग करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज अ इंटरनेशनल रिसोर्स, और इन इंटरनेशनल रिसोर्सेज को हम एज पर द इंटरनेशनल ट्रीटी ही यूज करते हैं। अभी आप देखोगा, जो हमारा कोस्टल बॉर्डर है उससे जब हम आगे चलते हैं तो 15 नॉटिकल माइल्स, ये मेजरिंग यूनिट होता है जब आप पानी में मूव करते हो, तो 15 नॉटिकल माइल्स तक, सॉरी नॉट 15 नॉटिकल माइल्स, इट इज 12 नॉटिकल माइल्स। तो जब हम आगे मूव करते हैं आपके इस टेपरिंग एंड से, आप ये देखिएगा, इस टेपरिंग एंड से जब हम आगे मूव करते हैं तो 12 नॉटिकल माइल्स, नॉट 15, आई करेक्ट माई सेल्फ, 12 नॉटिकल माइल्स विच इज इक्वल टू 21 टू 22 किलोमीटर्स, राइट। तो 12 नॉटिकल माइल्स की जो आपकी बाउंड्री है वो इंडिया को बिलोंग करेगी। अब आप देखिएगा कि इस कोस्टल एरिया को, आपकी नेवी का क्या काम है, आपके मेरीन बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है ना, तो आपका जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है वो आपकी इंडियन नेवी के अंडर आता है, और इन 12 नॉटिकल माइल्स तक के रिसोर्सेस को जो है इंडिया यूटिलाइज कर सकता है
इंडियन ओशन के 12 नॉटिकल माइल्स तक के एरिया पर इंडिया का अधिकार है। उसके बाद आप देखोगे कि 12 नॉटिकल माइल्स के बाद हम आगे 2200 नॉटिकल माइल्स या किलोमीटर्स में चलेगा आई थिंक। तो इस तक में आप देखिएगा कि ये रिसोर्सेज जो हैं आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है वो इंटरनेशनल ट्रीटीज के अकॉर्डिंगली इसको इस्तेमाल करेंगी। कंट्रीज के बीच में ट्रीटीज होती है, कितना रिसोर्सेस में से कौन सी कंट्री यूटिलाइज कर सकती है। इज इट क्लियर? तो ये है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल रिसोर्स, community resource, national resource and international resource. It is not 15, it is 12 nautical miles. Please correct it here. I hope it is clear. ये था आपका classification of resources. अब आप ये देखिएगा कि classification of resources जो है वो आपको 3 marks point of view, अगर आपसे बेस पूछा गया है कि किन बेसिस पे हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, और 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ये कंप्लीट क्लासिफिकेशन देने के लिए आपको 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आता है। इसमें आप एग्जाम्पल्स तो 100% आई ऑलवेज सजेस्ट, पूछा है नहीं पूछा है, एग्जाम्पल्स आपने देने ही देने हैं, और आप इसको फ्लो चार्ट्स के साथ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इफ यू हैव अंडरस्टूड, एक बार क्विकली रिकैपिटुलेट करते हैं। हमने क्या किया है, रिसोर्सेज को डिफाइन किया है, डेवलपमेंट को डिफाइन किया है, उसके बाद हमने क्लासिफाई किया है रिसोर्सेज को। पहले हमने समझा व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड देन नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट, एंड देन क्लासिफाई किया हमने ओरिजिन के बेसिस पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, देन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे और ओनरशिप के बेसिस पे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाई डू वी नीड टू डेवलप द रिसोर्सेज। अब हमें जब ये समझ में आ गया कि रिसोर्सेज होता क्या है, अब हमें ये जानना है कि ये रिसोर्सेज हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है और हमें इन्हें डेवलप क्यों करना है। अगर ये खत्म हो जाएंगे तो क्या है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, इट्स ओके। ओके, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या ये रिसोर्सेज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। तो लेट अस सी कि ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हमें रिसोर्सेज को डेवलप करना है। यहाँ पे भी आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है, दैट व्हाई डू वी नीड टू डेवलप द रिसोर्सेज, गिव एनी रेलेवेंट रीजंस। 5 में है तो 5 देने हैं, 3 में है तो 3 देने हैं। क्लियर? लेट अस सी कि हमें क्यों डेवलप करना है रिसोर्सेज को। जो हाईलाइटेड है आप उस पर फोकस करेंगे। रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, राइट। सबसे पहली तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ह्यूमन सर्वाइवल। अब देखो, हमारा सर्वाइवल डायरेक्टली हमारे रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। अगर ये रिसोर्सेज नहीं होंगे तो हम कहाँ से अपने लिए अनाज उगाएंगे, कहाँ से? सबसे पहली प्रायोरिटी तो अनाज ही है ना, रोटी कपड़ा और मकान, और ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें इन रिसोर्सेज से ही मिलता है। तो हमें रिसोर्सेज को इसलिए डेवलप करना है ताकि हम अपने खुद का ह्यूमन सर्वाइवल गारंटी कर सके, अपने आप को सस्टेन कर सके, इसलिए हमें रिसोर्सेज को डेवलप करना है। सेकंड है आपका इनडिस्क्रिमिनेटली यूज्ड। रिसोर्सेज जो हैं दे आर बीइंग इनडिस्क्रिमिनेटली यूज्ड। इनडिस्क्रिमिनेटली का मतलब होता है रेकलेसली, बिना सोचे समझे हम इन्हें इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बिकॉज वी थिंक दैट दे आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हमें लगता है ये तो हमें प्रकृति ने दिया है, तो इसको हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिस दिन हमें इसको बनाने की कीमत अदा करनी पड़ेगी उस दिन हम इसको सोच समझ के जो इस्तेमाल करेंगे, और कीमत हम अदा कर ही रहे हैं। आप देखो क्लाइमेटिकली कितनी वेरिएशन, कितने चेंजेस आ गए हैं आपके क्लाइमेट में, जो कि आप आने वाले टाइम में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर तरीके से आपको देखने को मिलेंगे अगर हम कंजर्वेशन की तरफ नहीं चलते। देन थर्ड पॉइंट है आपका डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन ग्रीड। डिप्लीशन क्या होता है? धीरे धीरे खत्म हो जाना। आपके रिसोर्सेज जो हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। अगर हम इस रेट से अपने रिसोर्सेज को यूज करते रहे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब हमें इनको अपने कोयला या पेट्रोलियम को म्यूजियम में रख के अपने आने वाली जनरेशन्स को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हम ये बात तो जान ही गए हैं ना, दैट दे टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अगेन। सो वी आर डिप्लीटिंग दीज रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। आपका जो रिसोर्सेज है वो कुछ ही हाथों में
एक्यूमुलेटेड है। दैट मीन्स के चाहे हम इसको मॉनेटरी टर्म में ले लें, मतलब वेल्थ की टर्म में ले, पैसों की टर्म में ले, या फिर नेचुरल रिसोर्सेज की टर्म में समझे, आपके जो 80% पॉपुलेशन है उनके यूटिलाइजेशन के लिए सिर्फ 20% रिसोर्सेज है, और जो आपकी 20% पॉपुलेशन है वो आपकी 80% रिसोर्सेज को लेविशली यूज कर रही हैं अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो हमें तो रिसोर्सेज सबको अवेलेबल करवाना है ना, और सबको कैसे अवेलेबल करवाएंगे? अगर हम उनको डेवलप करेंगे। Is it clear? And the last point is indiscriminate exploitation of resources has led to global crisis. पहले क्या होता था? पॉल्यूशन हो रहा है, लिमिटेड था, हमारे एरिया तक लिमिटेड था, हमारा पॉल्यूशन हमें ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। अब मैं भी पॉल्यूशन कर रही हूँ, आप भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, आप भी पॉल्यूशन कर रहे हैं, वो कंट्री भी पॉल्यूशन कर रही है, वो कंट्री भी पॉल्यूशन कर रही है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि हमारे पॉल्यूशन का असर सिर्फ हम पे नहीं हो रहा है, ग्लोबली हो रहा है, क्योंकि हर एक कंट्री ही पॉल्यूशन कर रही है। क्लियर? तो वो अल्टीमेट इफेक्ट्स जो हैं आपको क्लाइमेटिक चेंजेस की फॉर्म में देखने को मिल रहे हैं, ग्लोबल क्राइसिस होने लगे हैं। और अगर हम इस अलार्मिंग सिचुएशन को नहीं पहचानेंगे, नहीं देखेंगे, तो हमारी एक्सटेंशन ऑफ ह्यूमन रेस इज डेफिनेट फॉर श्योर टू अकर। हमारे को जुडिशियसली यूज करना है इन रिसोर्सेज को, उन्हें डेवलप करना जरूरी है। तो अपनी डेवलपमेंट के साथ साथ रिसोर्स डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। आई होप ये 4-5 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। तो यही आप इस क्वेश्चन में का आंसर लिखोगे। वी नीड टू डेवलप रिसोर्सेज बिकॉज फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, बिकॉज दे आर बीइंग indiscriminately used, they are being depleted, and they are concentrated in few hands, and because of the rising global ecological concern we have to develop the resources. I hope ये टॉपिक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। सो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग कि व्हाई वी नीड टू डेवलप रिसोर्सेज के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आप बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आप देखिए डेवलपमेंट तो जरूरी है, ऐसा नहीं होगा कि हम डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि जो वर्ल्ड है आपका वो 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है, दैट इज डेवलप्ड एंड डेवलपिंग। तो हर कंट्री जो डेवलपिंग है वो अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बनाना चाहता है, तो डेवलपमेंट इज इनएविटेबल। लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। आप जो डेवलपमेंट करना चाहते हो आप करें, लेकिन आप डेवलपमेंट के नाम पे इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करेंगे। राइट? फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पे सिंपल सी बात है, डिफॉरेस्टेशन हमें पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है डिफॉरेस्टेशन। तो हमें पेड़ों की भी ज़रूरत है काटने के लिए, क्योंकि हमें लकड़ी की ज़रूरत है अलग अलग पर्पसेस के लिए। तो अगर हमने अपनी ज़रूरत के नाम पे एक पेड़ काटा है, तो हम 2 पेड़ उगा भी तो सकते हैं ना। तो हमने अपनी ज़रूरत भी पूरी की और इन्वायरमेंट को डैमेज भी नहीं किया। तो दिस विल बी योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट? अगर आप इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in present should not compromise with the needs of the future generation. अब आप देखिए, आपके जो रिसोर्सेज थे जब आप इस धरती पे पैदा हुए थे तो आपको मिले ना, वो आप कहीं से लेकर तो नहीं आए। तो उसी तरीके से जो आने वाली जनरेशन है उनको भी रिसोर्सेज ऐसे ही अवेलेबल होने चाहिए, उनको भी वो रिसोर्सेज वैसे ही मिल रहे हैं। तो वी आर नॉट द ओनर्स ऑफ दीज रिसोर्सेज। जो आने वाली जनरेशन है ये हमें उनको हैंड ओवर करने हैं। इसलिए डेवलपमेंट विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट विल बी योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की रेफरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपका रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। यहाँ पर आपको 3 मार्क्स में एक शॉर्ट नोट भी लिखने को आ सकता है, या फिर कंप्लीट 5 मार्क्स में write in detailed about sustainable development and steps taken by it in with reference to this, and steps taken with reference to it. So Rio de Janeiro Earth Summit, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ से आपके बहुत निकल के आएंगे। आप देखिएगा,
Rio de Janeiro Earth Summit held in 1992, right? More than 100 heads of the states met in Rio de Janeiro, जो कि ब्राजील में है, and this was for the first time के इंटरनेशनल अर्थ समिट हो रहा है. Rio de Janeiro Earth Summit 1992, Rio in Brazil, 100 heads of different countries meeting for the first time for an international earth summit. क्योंकि आपने पिछले टॉपिक में एक पॉइंट पढ़ा है ना, the growing ecological concerns, right? तो उन कंसर्न्स ने कहीं ना कहीं फोर्स किया लोगों को, हर कंट्री के लोगों को, लीडर्स को, कि हम अपनी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर कोई ना कोई ऐसा स्टेप उठाए जिसमें हर कंट्री जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन के बेसिस पे कंट्रीब्यूट कर रही है. तो ऐसा ही फर्स्ट स्टेप था हमारा रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट. अब समिट वाज कन्वीन्ड फॉर द एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन नंबर 1 एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल. इसके दो मेजर गोल्स थे. वन इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन जो कि मेजर गोल है, और उसके अलावा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल. दैट मीन्स हम सोशली भी ग्रो करेंगे, इकोनॉमिकली भी ग्रो करेंगे, और उससे इम्पॉर्टेंट हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन देंगे. तो ये डिक्लेरेशन जो है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज पे रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में 100 हेड्स ने साइन करके दिया. इज इट क्लियर? दिस वाज द बेसिक अबाउट रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट. उसके बाद द रियो कन्वेंशन. अब रियो कन्वेंशन ने क्या एंडोर्स किया, मतलब यहाँ पे जो मीटिंग हो रही थी उसमें किस पे मेजरली फोकस किया जा रहा था? इट वाज एंडोर्सिंग. एंडोर्सिंग क्या होता है? प्रमोट करना. आपने देखा ना, अलग अलग स्टार्स अलग अलग प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करते हैं. तो यहाँ पे भी एंडोर्स किया जा रहा है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड एजेंडा 21. 1 मार्क में मल्टीपल चॉइस में ये क्वेश्चन आ सकता है. व्हाट वाज द मेजर फोकस और मेजर टारगेट ऑफ रियो कन्वेंशन? तो यहाँ दो फोकस है. वन इज ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21 को अडॉप्ट करना. ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है आपको पता है? या अभी हम नेक्स्ट, अब जो आगे आने वाले जो चैप्टर करेंगे, लैंड एज अ रिसोर्स, सॉरी नॉट चैप्टर ही, यही इसी चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक हम करेंगे उसमें आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर जो है वो हर कंट्री को मेंटेन करना है अपने इकोसिस्टम को बचाए रखने के लिए. तो फॉरेस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे ये डिटरमिन किया गया कि उस परसेंटेज को जो है हर कंट्री डेवलप करने की कोशिश करेगी, अपनी फॉरेस्ट की ग्रोथ के लिए जो है हर संभव प्रयास जो है हमें करने होंगे. एंड एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 पे सेपरेटली भी आपको 2 नंबर में या 3 नंबर में अलग से क्वेश्चन आ सकता है. तो एजेंडा 21 क्या था? फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन 21st century. Agenda 21, it is a declaration that was signed by the world leaders in 1992 at United Nations Conference on Environment and Development which took place at the Rio de Janeiro Earth Summit. So it was a declaration that was signed by different leaders who were attending the Rio de Janeiro Earth Summit conference, right? तो यहाँ पे व्हाट डज इट एम्स एट? एजेंडा 21 का एम क्या है ये हाईलाइट मैंने किया हुआ है. इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट था. तो एजेंडा 21 एम करता है कि किस तरीके से हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टारगेट को जो है वो इंटरनेशनल बेसिस पे, वो म्यूचुअल कोऑपरेशन के बेसिस पे जो है उसे हम अटेन करें. एंड टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज. कॉम्बैट मीन्स टू काउंटर रिएक्ट टू, कि उसे रोकना, किस तरीके से उसे रोका जाए. सो एनवायरमेंटल डैमेज को रोका जाए. सिर्फ एनवायरमेंटल कंसर्न ही नहीं थे इसमें, और भी कंसर्न थे, जैसे पॉवर्टी को डील करना, डिजीजेस को डील करना, थ्रू किस तरीके से? थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन. जब आप एक दूसरे की मदद करेंगे डिजास्टर के टाइम पे, आप अवेलेबल हो अपनी नेबरिंग कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, या फिर यूनाइटेड नेशन जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, तो उनके थ्रू जो है हम कोऑपरेट करेंगे ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड responsibilities. This is the target of Agenda
21, ये आपका एजेंडा 21 था। और एक मेजर ऑब्जेक्टिव एजेंडा 21 ने जो है वो सबको दिया कि हर गवर्नमेंट के पास, चाहे वो गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे है या फिर ग्रास रूट लेवल पे, हर गवर्नमेंट के पास अपना एक एजेंडा 21 होना चाहिए। दैट मीन्स हम इंटरनेशनल लेवल ऑन हायर लेवल भी कोऑपरेट करेंगे और आपके जो कोऑपरेशन के लिए जो एफर्ट्स है वो आपके ग्राउंड रूट से बनने चाहिए। तो हर गवर्नमेंट के पास हर लेवल पे अपना एजेंडा 21 होना जरूरी है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। 3 मार्क्स क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट या फिर अ कंप्लीट क्वेश्चन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। तो ये सारा का सारा आपने उसमें लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट? नेक्स्ट आपका टॉपिक है, अब आपको समझिए हमने किया क्या है यहाँ तक। रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया, सॉरी सबसे पहले डिफाइन किया, डेवलपमेंट को समझा क्या होता है, उसके बाद हमने रिसोर्सेस को क्लासिफाई किया और किन बेसिस पे किया वो क्लासिफिकेशन समझने की कोशिश की। फिर जब हमने रिसोर्सेस को पहचाना कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने जाना कि हमें उन्हें डेवलप क्यों करना है, नीड टू डेवलप। और नीड टू डेवलपमेंट के साथ ही हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी समझा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हमें डेवलप तो होना है, लेकिन हमें डेवलप किस तरीके से होना है, एक सस्टेनेबल तरीके से, ताकि हमारे इन्वायरमेंट को जो है हम डैमेज ना करें। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है, नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। अब जब हमें ये समझ में आ गया कि रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है, हमें उन्हें डेवलप भी करना है, तो हमारे पास एक आंसर होना चाहिए कि हमें उन रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए अब क्या करना है। तो ये बात को आप हमेशा समझ के चलिए कि जब भी आप किसी भी काम को एक प्लान तरीके से करते हैं, तो आप अपने टारगेट को अचीव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट? वैसे ही स्टूडेंट की लाइफ में आपके एग्जाम्स हैं, ये पूरा साल आपके लिए ये टारगेट आपके क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में कि जब एक प्लान तरीके से प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ आप पढ़ोगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन कोई प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। उसी तरीके से रिसोर्सेस के लिए हमारे पास जवाब था कि रिसोर्सेस को जब हम एक प्लान तरीके से यूज करेंगे तो रिसोर्सेस भी एमिकेबली यूटिलाइज हो सकते हैं। तो नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत क्यों है, राइट? सबसे पहले नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग, अब आप देखिएगा इसका क्वेश्चन हम इंडिया की रेफरेंस में देंगे इसका आंसर, दैट व्हाई व्हाट इज द नीड फॉर रिसोर्स प्लानिंग। और इसमें एक क्वेश्चन आपको आता भी है, पूछा भी जाता है, स्पेशली विद रेफरेंस टू इंडिया, क्योंकि वी आर इन इंडिया, वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम आवर कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? सो रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट क्यों है, स्पेशली विद रेफरेंस टू कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया की आप फिजियोग्राफी देखेंगे कितनी वेरिड है। तो एक पार्ट ऑफ हमारी कंट्री रहेगा जहाँ पे हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं डेजर्ट एरिया की रेफरेंस से, कि वहाँ पे कोई रिसोर्स है जो डेजर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप हुआ है, राइट? कोई रिसोर्स होगा, जैसे कि आप देखिएगा, आई विल गिव यू एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ दिस मैप हियर। लाइक इफ वी कंसिडर दिस एरिया, अभी आप देखिए दिस इज द मैप ऑफ योर कंट्री, राइट? यहाँ पे आपको कुछ और फिजियोग्राफी मिलेगी, इस एरिया में आपको कुछ और फिजियोग्राफी मिलती है, राइट? इसके नीचे आपका फिजियोग्राफिक यूनिट चेंज हो जाता है, यहाँ पे कुछ और फिजियोग्राफी है, यहाँ पे इन दोनों के कंपैरिजन में आप देखेंगे कितना डिफरेंस है। वैसे ही आपका बीच का एरिया है, ये जो कोस्टल रीजन्स हैं, अपने आप में हमारी फिजियोग्राफी बहुत वेरिंग है, और इस फिजियोग्राफिक वेराइटी की वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर फाउंड इन आवर रीजन। One region may be surplus in one resource and it may be deficit, and another region may be deficit in it. This region may be surplus in one resource and another region may be deficit in the same resource. तो जो ये डेफिसिट और सरप्लस का बैलेंस है वो हमें स्ट्राइक करना है अपनी प्लानिंग करके। अब ऐसा नहीं होता कि जो रिसोर्सेज यहाँ मौजूद है उसी से रिलेटेड काम यहाँ पर होंगे। इफ दिस इज योर agricultural belt of your country
इट डजंट मीन कि एग्रीकल्चर यहीं होता है, एग्रीकल्चर यहाँ नहीं होता। या फिर अगर मिनरल बेल्ट्स आपके इस रीजन में है, दिस इज योर मिनरल बेल्ट, तो ऐसा नहीं है कि जो मिनरल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ यहीं मिलेगी, आपको यहाँ नहीं मिलेगी, या यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज मिलेगी ही नहीं। इज इट क्लियर? सो इस डेफिसिट और सरप्लस के का जो बैलेंस हमें स्ट्राइक करना पड़ता है, वो बैलेंस हम स्ट्राइक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर रिसोर्स प्लानिंग। इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग जो है वो बहुत जरूरी है, राइट? रिसोर्स प्लानिंग क्यों जरूरी है, इसके हम पॉइंट जो हम आंसर लिख सकते हैं, जो हम मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर लिखेंगे, जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। जुडिशियस यूज मतलब कि आपका जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। आप पानी की बोतल स्कूल के लिए लेकर जाते हो, बच्चे हैं छोटे, प्यास लगती है तो पानी की बोतल लेकर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपने पानी को यूटिलाइज कर लिया, लेकिन आपने क्या उसे जुडिशियसली यूज किया? दैट मीन्स के आपने पानी को उस पर्पस के लिए यूज किया जिसके लिए आप लेकर गए थे, या उसका कुछ और ही यूज कर लिया। इज इट क्लियर? दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्स। अगर आपने वो पानी पीने के लिए ले गए थे तो वो पिया या सिर्फ फेंक दिया? यूटिलाइज तो हो गया, अगर फेंक दिया तो भी तो यूटिलाइज हो गया ना। लेकिन क्या आपने उसका जुडिशियस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया? उसका पर्पस क्या था? आपकी प्यास बुझाना, तो पीने के लिए किया या वैसे ही उसको कहीं आप स्पिल करके आ गए हो? तो जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है, इसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की जरूरत है। क्योंकि डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो रीजनल डेवलपमेंट में अगर डिस्पैरिटीज रहेगी कि पंजाब तो फ्लोरस है, हरियाणा प्रॉस्पर कर रहा है, लेकिन और स्टेट्स जैसे आपकी झारखंड, बिहार है, उनकी डेवलपमेंट पिछड़ रही है, तो आपकी कंट्री डेवलप नहीं कहलाएगी। कंट्री इज डेवलप्ड ओनली व्हेन द इंटायर रीजन, इंटायर कंट्री इज डेवलपिंग एज अ होल। क्लियर? सेकेंड पॉइंट है आपका दैट एनर्मरस डाइवर्सिटी in the availability of resources. I have already given you this example with reference to your map work कि जब आपकी कंट्री की फिजियोग्राफी, क्लाइमेट इतना वेरिएबल है तो वहां पे आपके रिसोर्सेज भी वेरिएबल होंगे। उनको प्लान्ड तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स हमें क्या बेनिफिट देता है। जैसे आप राजस्थान के एरिया में चले जाओ, राजस्थान के बारे में हम क्या जानते हैं? दैट इट इज अ डेजर्ट एरिया, स्कैंटी रेनफॉल एंड स्कैंटी वेजिटेशन। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि विंड जो है राजस्थान में बहुत स्पीड से चलती है, विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन चलती है, क्योंकि वहां पे वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन सिर्फ एक पार्ट में कंसंट्रेटेड है। तो वो विंड जो है वहां पे एक बहुत अच्छा रिसोर्स है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है, विंड मिल आप एस्टैब्लिश कर सकते हो। क्लियर? वैसे ही आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो आपका फॉरेस्टेड रीजन है, वहां पे आपकी रेनफॉल बहुत सप्लीमेंट है उस एरिया में। तो क्यों ना हम उस पानी को इस्तेमाल करके डाइवर्ट करें उन एरियाज के लिए जहां पर बारिश पानी की कमी होती है। तो किस तरीके से आपके रिसोर्सेज कहाँ पे मौजूद है और आप उन्हें कैसे यूज कर सकते हैं, इसको प्लान करना बहुत जरूरी होता है, राइट? थर्ड पॉइंट, there are region which are rich in certain type of resources but deficit in some resource. मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि एग्रीकल्चरल बेल्ट है हमारी नॉर्थ इंडिया में और मिनरल बेल्ट है हमारी साउथ इंडिया में। तो ऐसा तो नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में कोई इंडस्ट्री लग ही नहीं सकती और साउथ इंडिया में कोई एग्रीकल्चर होता ही नहीं है। क्लियर? तो हम जो हमारा प्रोडक्शन रिसोर्सेज हमारे नॉर्थ इंडिया में है उसको हम साउथ इंडिया की डेवलपमेंट के लिए यूज करेंगे, और साउथ के जो हमारे रिसोर्स रिच रीजन है मिनरल्स में, उसको हम नॉर्थ की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए यूज करेंगे। सो देयर इज अ बैलेंस दैट नीड टू बी स्ट्राइक्ड इन इट। थर्ड, आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल ही दिया हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी आई हैव टेकन इट अप, एक बार रीड कर लेंगे आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगी। States like Jharkhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh are rich in minerals and coal deposit. Arunachal Pradesh has abundance of water resources, but it lacks in infrastructural development, right? State of Rajasthan is well endowed with solar and wind energy, but lacks in water resources. The cold desert of Ladakh is relatively isolated from rest of the country. It is very rich cultural heritage, but it is deficit in water infrastructure and some vital minerals. This calls for a balanced resource planning for the national development as a
होल। तो ये आपने देखा कि कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है, तो उस कुछ के दम पर हम पूरी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, हमें सब कुछ होना जरूरी है। तो जो कुछ यहाँ पर है वो आप यहाँ दीजिए, यहाँ का कुछ आप यहाँ लेकर आइए, तो ये कुछ कुछ से सब कुछ डेवलप हो जाता है। इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक, अब जब आपको समझ में आ गया कि नीड क्या है आपके रिसोर्सेज को प्लान करने की, अब हमने समझना है कि हम रिसोर्सेज को प्लान कर कैसे सकते हैं। तो इसमें हम करेंगे विच आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग। ये आपका 5 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स में, थ्री पॉइंट्स है इसके, तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आता है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग, राइट? आप देखिए, सबसे पहले आपका जो स्टेप है दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ योर रिसोर्स। आपका सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई करना आपके रिसोर्सेज को। आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से रिसोर्सेज कहाँ पे अवेलेबल हैं, वेयर आर योर पर्टिकुलर रिसोर्सेज। तो जब आप अपने रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करते हो और एक इन्वेंट्री क्रिएट करते हो, इसका मतलब है आप उनको देख रहे हो, आप उनकी डिस्ट्रीब्यूशन को जान रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इस रीजन में कौन सा रिसोर्स है, उस रीजन में कौन सा रिसोर्स है। वो आपका फर्स्ट स्टेप रहता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड देन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री क्या होता है? जब आप स्टॉक क्रिएट करते हो, आप देख लिया कि आपके पास यहाँ पे रिसोर्स है, यहाँ पे रिसोर्स है, यहाँ पे रिसोर्स है, आपने उसको एक स्टॉक की तरह अपने पास समझ लिया है कि किस एरिया में आप किस रिसोर्स को डेवलप कर सकते हो। उसे ये है आपका फर्स्ट स्टेप, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ द रिसोर्सेज अक्रॉस योर कंट्री, राइट? सेकेंड स्टेप आपका रहता है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर endowed with appropriate technology, clear? स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। आपने वो इंटरैक्शन पढ़ी थी ना हमने फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट पेज पे हमने इंटरैक्शन पढ़ी थी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी और प्रेजेंस ऑफ द रिसोर्सेज का होना जरूरी है। तो वही यहाँ पे सेकंड पॉइंट है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया अपने रिसोर्सेज को, तो सेकंड आप एक ऐसा प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाओगे, ऑन पेपर उसको लेकर आओगे, जो आपकी प्लानिंग है, जो आपका आइडिया है कि उन रिसोर्सेज को आप किस तरीके से डेवलप करना चाहते हो। तो आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे और इसके लिए आपकी उन रिसोर्सेज की डेवलपमेंट के लिए, उनकी यूटिलाइजेशन के लिए आपके पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का होना जरूरी है, प्रॉपर इंस्टीट्यूशंस का होना जरूरी है जो काम करेंगे इस रेफरेंस में, राइट? प्रॉपर डिपार्टमेंट्स का होना जरूरी है और आपके पास उन रिसोर्सेज का इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होना जरूरी है। तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, एक स्ट्रक्चर तैयार करते हो कि किस तरीके से आप डेवलपमेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करोगे। और जो आपका लास्ट पॉइंट है, वहां आता है आपका मैचिंग। मैचिंग किसमें? मैचिंग आपकी डेवलपमेंटल नीड्स, आपने जो एरिया रीजनल डेवलपमेंट की है उसको मैचअप करना है हमें नेशनल, आपकी जो कंट्री की डेवलपमेंट प्लानिंग है उसके साथ। दैट मीन्स कि आपने एक रीजन को डेवलप करके, क्योंकि कंट्री का क्या एम है? कंट्री का एम है सबको डेवलप करना। तो जब आप एक रीजन को डेवलप कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपकी कंट्री भी डेवलप हो रही है। तो मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंटल प्लान्स। ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स मीन्स जो आपकी कंट्री के डेवलपमेंट प्लान्स है, और आप उन रिसोर्सेज को डेवलप करके, उस रीजन को डेवलप करके आप बाय डिफॉल्ट अपनी कंट्री को डेवलप कर रहे हो। तो ये 3 स्टेप्स आते हैं आपके इन रिसोर्स प्लानिंग में, जो कि है आपका आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी, planning structure with appropriate technology, skill and institutional setup, and matching the resource development plans with the overall national development plans। ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, आपकी स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसोर्स प्लानिंग, राइट? उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है हमारा कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। अभी आप देखिए, हमने सब कुछ जान लिया अपने रिसोर्सेज के बारे में, हमने जाना रिसोर्सेज क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उनको डेवलप करना क्यों ज़रूरी है, हमने क्लासिफिकेशन भी दे दी, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी समझा, हमने ये भी जाना कि प्लानिंग की ज़रूरत क्यों होती है, और फिर हमने किए कि प्लानिंग के स्टेप्स क्या होते हैं।
लास्ट आपका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि हम ये रिसोर्स डेवलपमेंट का जो चैप्टर कर रहे हैं वो एक बहुत ही मॉरल वैल्यू को इम्बाइब करने के लिए कर रहे हैं, वो है कि इसको करने के बाद एटलीस्ट कुछ लोगों में तो ये जागरूकता आनी चाहिए कि अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना कितना ज़रूरी है। तो लास्ट टॉपिक है आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब भी आप किसी रिसोर्स को पढ़ोगे तो उसका एंड जो है हमेशा उसकी कंजर्वेशन की तरफ ही होना चाहिए। सो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज देखिए आप किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके, इसमें आपको 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। 2+3 के कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन आता है। जैसे 2 मार्क्स में आपसे पूछे जाएंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सजेस्ट सम मेजर्स। तो प्रॉब्लम्स एंड सजेशन, या फिर वाइस वर्सा हो जाता है कि प्रॉब्लम्स को 3 नंबर में ले लिया, सजेशंस को 2 नंबर में ले लिया। तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा सकता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, बट irrational consumption and overutilization of resource may lead to social, economic and environmental problems. To overcome these problems, resource conservations are at various level is important. Why do we need to conserve our resources, right? सबसे पहले हमने क्या समझा है कि रिसोर्स कंजर्वेशन होता क्या है। क्लियर, हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है ताकि हम जिस अलार्मिंग स्टेट में ऑलरेडी आ चुके हैं हम उससे ज़्यादा वर्स्ट ना हो जाएं, इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करना ज़रूरी है। वाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, उस पर और ज़रा थोड़ा सा हम एलैबोरेट में ले सकते हैं इसको। सबसे पहली ही एक ऑब्वियस सी बात है कि हमारी अपनी खुद की सस्टेनेंस, हमारी खुद का सर्वाइवल इन रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें इन रिसोर्सेज को डेवलप करना है। हमें इन रिसोर्सेज को इसलिए कंजर्व करना है बिकॉज दे आर फॉर एवरीबडी टू यूटिलाइज। इसलिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना है क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल है, डिप्लीट होते जा रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रहे इन रिसोर्सेज की तो हमें इन्हें कंजर्व करना ज़रूरी है। आई होप आपको ये टॉपिक यहाँ तक का जो अब तक हमने पार्ट किया है चैप्टर का वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।